हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की या विश्व पर्यावरण दिवस की, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें फ्रेंड, तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में इस दिन के लेकर चर्चाएं की गई और बाद में लगभग 2 साल के बाद 5 जून 1974 को इस पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसके बाद हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी और इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसकी थीम है। अगर इसके आधिकारिक भाषा की बात करें, इसके आधिकारिक नाम की बात करें, तो इसके आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है। हम आगे बर्ड फ्लू की बात करते हैं। तो बर्ड फ्लू के बारे में बता दूं कि हाल में ही चीन में एक H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन सामने आया है, जो जिससे मनुष्यों को संक्रमित होने का, इस फ्लू से सीधे मनुष्य संक्रमित होने का पहला मामला, विश्व का पहला मामला चीन में दर्ज किया गया। H10N3 फ्लू के बारे में अगर बात करें तो एक प्रकार का बर्ड फ्लू है या पक्षियों में होने वाला फ्लू है, जो दुनिया भर के जंगली जलीय पक्षियों में से ये बीमारियां आमतौर पर पाई जाती है और एक घरेलू कुकुर प्रजातियों और अन्य पक्षी एवं पशु प्रजातियों को संक्रमित कर सकती है। अगर हम इस इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो 11 इसके वायरस है, जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसमें से 5 वायरस ऐसे हैं, या इनमें से 5 ऐसे हैं वायरस हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसके नाम इस प्रकार हैं फ्रेंड: H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। इसमें से हम बात करते हैं H5N1 की, जो मनुष्यों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह वायरस हवा के माध्यम से फैलती है और ये इंसानों से इंसानों नहीं बल्कि जंगली जानवरों, पशु पक्षियों के द्वारा पशु पक्षियों से मनुष्यों में फैलती है। और हम एक वायरस की बात करें तो ये है H5N8, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो ये बर्ड फ्लू वायरस के उप प्रकार है। ये मनुष्यों के लिए कम खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जंगली पक्षियों और घरेलू पक्षियों के लिए अत्यधिक घातक हो सकते हैं। अगर इसके फैलने की बात करें तो एवियन फ्लू का मतलब या एवियन फ्लू का वायरस संक्रमित पक्षियों की लार, बलगम और मल के द्वारा फैलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नासा मिशन की। तो सबसे पहले बता दूं, नासा के द्वारा अभी 4 आगामी मिशनों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें से 2 मिशन वेरिटास और वेंटी प्लस शुक्र ग्रह के लिए तथा एक बृहस्पति के उपग्रह आयो और एक वरुण के उपग्रह ट्राइटन के परीक्षण के लिए रखा गया है। हम बात करने वाले शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की गई है। उसमें से पहला है डाविंसी प्लस। तो डाविंसी प्लस, जिसे डीप एस्ट्रोमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग के नाम से जानते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है। इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य यह है फ्रेंड कि शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबल गैसों, इसके रासायनिक संगठन, इमेजिंग प्लस का मतलब होता है फ्रेंड दृश्यों के माध्यम से शुक्र की आंतरिक सतह का परीक्षण करना या पता लगाना तथा वायुमंडलीय संरक्षण करना है। इस मिशन के माध्यम से शुक्र के वायुमंडल तथा इसके गठन और विकास का विश्लेषण भी किया जाएगा तथा यह भी पता लगाया जाएगा कि शुक्र ग्रह पर अभी कोई महासागर उपस्थित है या नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे मिशन की, जो है वेरिटास, जिसे वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस INSAR टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से यह उसका संक्षिप्त रूप वेरिटास का है। इस मिशन से शुक्र ग्रह की सतह का तथा उसके भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए मानचित्र तैयार करना पड़ेगा और यह मानचित्र तैयार करना है और साथ ही यह भी पता लगाना है कि यह पृथ्वी से किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से इसका विकसित हुआ है शुक्र ग्रह। इस मिशन से यह भी पता लगाया जाएगा कि ग्रह की सतह पर उपस्थित ऊंचे चट्टानों या ऊंचे स्थानों का चार्ट बनाना तथा ग्रह पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाओं के होने अथवा ना होने के बारे में पता लगाने के लिए एक प्रकार का रडार का उपयोग किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की, जिसे हम वीनस के नाम से भी या वीनस भी कहते हैं। अगर शुक्र की बात करें तो सूर्य का दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस है और इस 500 डिग्री सेल्सियस जिसे जो शीशा को पिघलाने के लिए काफ़ी होता है।
अगर इस ग्रह का वातावरण की बात करें फ्रेंड, तो ये काफ़ी सघन है, जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के समूह से बना हुआ है। पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह के कोर का व्यास लगभग 4,360 मील या 7,000 किलोमीटर है, और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले मात्र 2 ग्रहों में से एक है। अगर 2 ग्रहों की बात करें तो पहला ग्रह है शुक्र और दूसरा है यूरेनस, जो विपरीत दिशा में घूर्णन या परिक्रमण करती है। अब हम बात करने वाले फ्रेंड इंडिया के फर्स्ट स्वदेशी टैग की, जिसे IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से ये अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT डिवाइस है, जो खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त की धुलाई के दौरान उसके आसपास का रियल टाइम टेम्परेचर को पता लगाएगा या पता लगाने के लिए दर्ज करेगा। इसे मैंने पहले बताई, इसे IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी डिवाइस है। अब हम बात करने वाले चीफ जस्टिस अरुण कुमार जी की। तो इनके बारे में मैं बता दूं कि ये 8वें चेयरमैन है या 8वें अध्यक्ष हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 8वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें 2 जून को नियुक्त किया गया है। इनके अरुण कुमार जी के बारे में मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि अरुण कुमार जी की जीवन के बारे में। तरुण कुमार की जीवन के बारे में बताने से पहले बता दूं कि इनके जीवन शुरुआत इनका वकील के तौर पर 1978 में वकील के तौर पर इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और जब ये 1998-99 में सबसे कम उम्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए। अक्टूबर 1999 में वह MP हाई कोर्ट में जज बने और उसके बाद राजस्थान और कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। 7 जुलाई 2014 को उन्हें प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। इस पद से वह 20 सितंबर 2020 को रिटायर हुए और 31 मई 2021 को उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स के कमीशन के लिए चेयरमैन के लिए इनका नाम लिया गया, इन्हें चुना गया। तो मैं बता दूं कि ये 8वें चेयरमैन हैं। 2 जून को इन्होंने शपथ ली इसकी, और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। न्यायमूर्ति AK मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ ही इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की चयन समिति के द्वारा की गई। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। अगर हम पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और AK मिश्रा या अरुण कुमार मिश्रा से पहले थे न्यायमूर्ति HL दत्तू जी। उनके स्थान पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी अभी नए राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष बनाए गए। अब हम बात करते हैं सिनोवैक कोविड वैक्सीन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। WHO की अनुमति प्राप्त करने वाले है चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका है। पिछले महीने सिनोफार्म द्वारा अनुमोदित होने वाला चीन का पहला टीका था। तो चीन का पहला टीका सिनोफार्म था, और अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन या कोविड को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक को इसकी वैक्सीन की मंजूरी दे दी। अब हम बात करने वाले तेलंगाना राज्य की फ्रेंड। तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना अपना एक अलग राज्य बना। अगर तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है, और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, और यही यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें तो तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन जी हैं, जो तेलंगाना की पहले महिला राज्यपाल चुनी गई। अगर तेलंगाना के लोकसभा सीट की बात करें फ्रेंड, तो 17 वहाँ की लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर व नीलकंठ यहाँ की राजकीय पक्षी है। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो जिंका हिरन यहाँ के राजकीय पशु है, और वृक्ष जम्मी चेट्टू
पुष्प की बात करें तो टैनर कैशिया यहाँ की राजकीय पुष्प है। तेलंगाना की लोक नृत्य यक्षगान और नदियाँ यहाँ की प्रमुख है, गोदावरी और कृष्णा। ये बात हुआ फ्रेंड तेलंगाना का, जो 29वां राज्य के रूप में सामने आया है और जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अपना नया राज्य स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग को इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है। हाल में ही नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित है, जिसमें केरल पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसे 75 अंक प्राप्त किया है। नीति आयोग के राज्यों की रैंकिंग जारी की, जिसमें हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान मिला, जो 74 अंक प्राप्त किया। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, जिन्होंने ये एसडीजी इंडेक्स का तीसरा इंडेक्स जारी किया है। ये आपके सामने जो पिक है फ्रेंड, ये एसडीजी गोल्स के 17 गोल्स हैं, जिसमें केरल ने 17 में से 60 गोल्स पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जिसमें से 17 में से 16 में उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, और इसके साथ ही उन्होंने केरला ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जेंडर इक्वालिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो बिहार ने इस बार सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब हम प्रदर्शन किया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।